Hello friends, good evening. This is Sunil Chahal and you are watching my channel Learning Mathematics with Sunil Chahal. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एक कोर्स शुरू किया हुआ है जिसके अंदर 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा 10th चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ठीक है, इसके अंदर ये 4th पार्ट है। आज 3 पार्ट्स पहले ही बना चुके हैं हम, जिसके अंदर हम मैट्रिसेस के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट जो पार्ट था उसके अंदर हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स किस तरह से निकालते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, किस तरह से निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की का डिटरमिनेंट किस तरह निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका किस तरह निकालेंगे और थर्ड ऑर्डर की है तो उसका किस तरह निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में बात की थी कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स के जो माइनर्स होंगे या कोफैक्टर्स होंगे वो क्या क्या होंगे। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। डिटरमिनेंट के बिहाफ पे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को या स्क्वायर मैट्रिसेस को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक सिंगुलर मैट्रिक्स और एक आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसका डिटरमिनेंट क्या हो, जीरो हो। ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। और किसी भी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो आता है तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिसेस को क्लासिफाई कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ डिटरमिनेंट। फर्स्ट आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be singular matrix if and only if its determinant is जीरो। यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आपके पास डिटरमिनेंट जीरो है तो वो मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 6 एंड 3 5 7। ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की। ठीक है, इसका जब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों आएगा कि आपने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, डिटरमिनेंट की। अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर, ठीक है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर दो रोज या दो कॉलम्स आपस में क्या हो, डिपेंडेंट हो, या ये कहूँ कि एक रो दूसरे की मल्टीपल हो। ठीक है, ये जो सेकंड रो है इसके अंदर R2, अगर इसे R1 कहूँ, इसे R3 करूँ। ठीक है, तो इसके अंदर 3 रोज हैं। जो सेकंड रो है आपके पास वो क्या है, फर्स्ट रो की मल्टीपल है। ठीक है, फर्स्ट रो को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या आ जाएगा मेरे पास, यही रो आ जाएगी ना, 1 2 3। या फिर ये कह सकता हूं, अगर ये आपके पास क्या है, सेकंड रो में से आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटरमिनेंट की कि किसी भी रो के अगर हर एक एलिमेंट के अंदर एक कॉमन फैक्टर है तो उस रो से वो फैक्टर हम कॉमन निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट के अंदर। ठीक है, अगर ये आपका डिटरमिनेंट है, अगर आपको इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट को किस तरह से डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स और ये जो पार्ट्स हैं जो आप मॉडुलस फंक्शन में यूज करते हैं उस टाइप के पार्ट्स। ठीक है, तो ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 क्रॉस डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3 या 3 क्रॉस 3। ठीक है, इसके अंदर क्या है, फर्स्ट रो है 1 2 3, सेकंड रो है 2 4 6। ठीक है, सेकंड रो में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं तो ये किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स 1 2 3 1 2 3 एंड 3 5 7, क्योंकि सेकंड रो में से मैंने क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट रो और सेकंड रो कैसी होगी, आइडेंटिकल होगी। ठीक है, और डिटरमिनेंट के अंदर जब हमने डिटरमिनेंट किया तो उसमें प्रॉपर्टी थी डिटरमिनेंट की, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की 2 रोज या 2 कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हो जाएं तो वो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो। यानी कि ये जो डिटरमिनेंट है ये वाला, ये क्या हो गया, जीरो। यानी कि 2 × 0 आपके पास क्या आ गया, जीरो। ठीक है, यहाँ से भी क्या है, ये आप ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की 2 रोज आपस में क्या है, मल्टीपल है एक दूसरे का। ये जो सेकंड रो है वो किसका है, फर्स्ट रो का मल्टीपल है। ठीक है, फर्स्ट रो को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेकंड रो आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर कोई भी 2 रोज आपस में एक रो कुर्सी दूसरी की क्या हो, मल्टीपल हो, तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि वो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स थी आपके पास 1 2 3 2 4 6 एंड 3 5 7, 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स थी, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट क्या रहा आपके पास, जीरो। तो इसका मतलब ये क्या है, कैसी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर में इसका उल्टा होगा। नॉन सिंगुलर क्या होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ इट्स डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट आपके पास जीरो हो तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में कि व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। Adjoint of a matrix. Let A be a square matrix of order n। ठीक है, ये क्या है? n ऑर्डर की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट क्या है आपके पास? A किसके इक्वल है? Aij। इस तरह से डिनोट करते हैं ना, n ऑर्डर की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो किस तरह से डिनोट करेंगे? Aij n क्रॉस n, जहां पर Aij क्या है? एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स की। ठीक है, तो A अगर ये मैट्रिक्स है देन एडजॉइंट ऑफ A इज a square matrix of order n which is obtained by transposing the matrix of cofactors of Aij's। ठीक है, जो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं Aij's, अगर इसके कोफैक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, यानी कि अगर Aij आपका एलिमेंट है तो इसका कोफैक्टर क्या होता है? लास्ट वीडियो में देखा था कि Aij का कोफैक्टर आपके पास क्या होगा? Cij से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि a square matrix adjoint of A is a square matrix of order n which is obtained by transposing the matrix of cofactors of Aij, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसके जो कोफैक्टर्स हैं हर एक एलिमेंट के, उसकी जो मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि Aij की जगह Cij रख दूं, A11 की जगह C11 रख दिया, A12 की जगह C12 रख दिया, A13 की जगह C13 रख दिया। इस तरह से जो कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनेगी, हर एक एलिमेंट का एक कोफैक्टर होगा ना। ठीक है, तो जितने ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है उतने ही ऑर्डर की एक कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनेगी, और उस कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स को अगर मैं ट्रांसपोज ले दूं तो वो मैट्रिक्स जो आएगी ट्रांसपोज होने के बाद उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए बोलेंगे। ठीक है, यानी क्या है? विच इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसपोजिंग द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ Aij। ठीक है, अगर कोफैक्टर ऑफ Aij क्या है? Cij है। ठीक है, देन एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होगा? अगर आपकी मैट्रिक्स क्या है? Aij, यानी कि अगर A आपके पास क्या दी हुई है? A11 12 13 अप टू A1n। ठीक है, ऐसे ही होगी ना n ऑर्डर की, A21 A22 अप टू A2n, नीचे AN1 AN2 अप टू ANn। ठीक है, ये कोई भी जनरल मैट्रिक्स है n ऑर्डर की। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा आपके पास? एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होगा? C11 C12 C13 अप टू C1n। ठीक है, C21 C22 अप टू C2n। ठीक है, और यहाँ पर CN1 CN2 अप टू CNn। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स आएगी आपके पास ये क्या बनेगी? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये क्या किया हुआ है?
कि A11 का कोफैक्टर क्या होता है आपके पास C11, A12 का कोफैक्टर क्या होता है C12, ठीक है। लेकिन ये 1-2 पोजीशन पर ना होके 2-1 पोजीशन पे है इस मैट्रिक्स के अंदर। अगर 2-1 पोजीशन देखूं, 2-1 पोजीशन का मतलब क्या है कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है C12, यानी कि कोफैक्टर ऑफ A12। कोफैक्टर ऑफ A12 कहां पर पहुंच गया इस पोजीशन पे, कोफैक्टर ऑफ A13 कहां पर पहुंच गया इस पोजीशन पे, ऐसे ही 1-4 का कहां पर पहुंच गया यहाँ पर, और 1n का कहां पर पहुंच गया इस पोजीशन पे। 1n का कोफैक्टर क्या है C1n, जो कहां पर आ गया यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ है, अगर सीधी मैट्रिक्स लिखूं और एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स को लिखूं तो A11 की जगह क्या लिखना चाहिए था C11, A12 की जगह C12 लिखना चाहिए था, 13 की जगह C13 और यहाँ पर C1n। लेकिन ये रो में आने की बजाय ये इंट्रीज कहां पर आएगी कॉलम के अंदर, ठीक है। और आपके पास ये क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो वो क्या बन जाता है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ दैट ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यानी कि अगर ए आपके पास ये मैट्रिक्स है A11, 12, 1n, कोई भी n ऑर्डर की जनरल मैट्रिक्स अगर ये है तो इसका एडजॉइंट किस तरह आएगा आपके पास, और एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, जो भी मैट्रिक्स आएगी उन कोफैक्टर्स की उसका क्या लेना है ट्रांसपोज, वो आपके पास क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपको क्या दी हुई है 1 3 5 2 7 9 एंड 3 2 3, ये कोई भी मैट्रिक्स दे दिया आपको क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह निकालेंगे, पहले हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है कोफैक्टर, ठीक है। यानी कि ये अगर A11 है, ठीक है, तो C11 क्या होगा, A11 आपके पास क्या है 1 है, A12 आपके पास क्या है 3 है, A13 आपके पास क्या है 5 है, A21 आपके पास क्या है 2 है, A22 आपके पास क्या है 7 है, A23 आपके पास क्या है 9 है, A31 आपके पास क्या है 3 है, A32 आपके पास क्या है 2 है, और A33 आपके पास क्या है 3 है, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के, ठीक है। तो आपके पास C11 क्या होगा, A11 अगर 1 है, कोफैक्टर किस तरह निकालते हैं, फर्स्ट रो, C11 कहां पर है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर है, A11 कहां पर है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर, यानी कि कोफैक्टर निकालते टाइम क्या करना है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर जो भी आपके पास बच जाती है मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट इनटू मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा -1 रेज़ टू पावर, जो इसकी सबस्क्रिप्ट है 1 1 पोजीशन पे है तो -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि C11 किसके इक्वल होगा -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ क्या होगा, अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर छोड़ दूं क्या बचेगा 7 9 2 3, एक 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स बचेगी, इसका डिटरमिनेंट लेना है, यानी कि 7 9 2 3 इसका डिटरमिनेंट, ठीक है। ये क्या आएगा इसकी मल्टीप्लिकेशन और माइनस में इसकी मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स हो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, तो क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, आपके पास क्या आ जाएगा 2 ऑर्डर की अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट, ठीक है। क्या आएगा 7 या 21 माइनस 9 दूनी 18, 21 में से 18 जाएंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया -1 रेज़ टू पावर 2 करूंगा तो क्या आएगा 1, तो आपके पास C11 की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, ठीक है। ऐसे ही C12 की अगर वैल्यू निकालूं, C12 किसके इक्वल होगा 1 2 पोजीशन पे है तो -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 होगा, ठीक है ना, यानी कि -1 की पावर अगर 3 करूं तो क्या आएगा -1, यानी कि ये तो आ गया -1, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, अगर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इसको छोड़ दूं तो क्या बचेगा 2 9 3 3, मल्टीप्लाई करूं तो 2 × 3 6, और ये माइनस में 9 × 3 27, तो 6 - 27 करूंगा तो क्या आएगा माइनस का 21, और माइनस का 1 ये है, यानी कि माइनस का 21 × -1 किसके इक्वल आएगा 21 के इक्वल, ठीक है। थर्ड का अगर C13 निकालूं तो वो किसके इक्वल आएगा C13, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ना है, बाकी जो बच गया उसका डिटरमिनेंट 2 × 2 4 -21, 4 - 21 करेंगे तो क्या आएगा 17 माइनस का 17, ठीक है। और -1 रेज़ टू पावर 1 + 3 करूंगा तो क्या आएगा प्लस की पावर है तो यानी कि ये प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा पावर तो प्लस की है सभी में, इवन पावर है सॉरी,
-1 की पावर 3 + 1 करूंगा तो क्या आएगा 4 पावर, यानी कि -1 की अगर इवन पावर होती है तो क्या होता है 1 के इक्वल, और ओड पावर होगी तो -1 के इक्वल। यहाँ पर -1 की 3 पावर थी, इसका मतलब क्या हुआ था ओड, इसलिए -1 रख दिया था। ठीक है, यहाँ पर -1 की पावर कितनी है 4, इसका मतलब क्या हो गया इवन पावर यानी कि 1, तो इसकी जगह तो आपके पास आ गया 1। 1 से किसकी मल्टीप्लाई करनी है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये क्या आएगा 2 दूनी 4 माइनस 7 या 21, 4 में से अगर 21 घटाऊंगा तो क्या आएगा -17, ठीक है। C21, ठीक है, अब क्या आ गया C21 आ गया, C21 ये है, ठीक है। C21 2 + 1 क्या आएगा 3 आएगा, यानी कि -1 रेज़ टू पावर 3, -1 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या होगा -1, ठीक है, इंटू क्या आएगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, यानी कि ये रो छूट गई और ये कॉलम छूट गया, क्या बच गया 3 5 2 3, यानी कि 3 3 9 -5 दूनी 10, 9 में से अगर 10 घटाएंगे तो क्या आएगा -1 किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल, ठीक है, क्योंकि -1 और -1 की प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा 1। अब क्या है A22, इसका मतलब क्या निकालना है C22 में क्या होगा सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ना है, क्या बचेगा 1 3 और 5 3, ठीक है, 1 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 5 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15, यानी कि 3 - 15 करेंगे तो क्या आएगा -12, और यहाँ पर 2 2 पोजीशन है तो यानी कि -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 करूंगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा, यानी कि ये तो आ गया 1, और ये 3 - 15 करूंगा तो क्या आएगा -12, ठीक है। C23 ये किसके इक्वल आएगा C23 में -1 की पावर 2 + 3 क्या आएगा 5, यानी कि -1, ठीक है, इंटू क्या आएगा सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ना है, क्या बचेगा 1 2 3 3, यानी कि 1 की और 2 की प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा 2, और माइनस में 9, 2 - 9 क्या होगा -7, ठीक है, -1 ये पहले ही है और -7 वहां से, तो क्या आ जाएगी प्रोडक्ट आपके पास 7 आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास क्या है C31 किसके इक्वल होगा, C31 यहाँ है 3 है ना, तो यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, ठीक है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, पहले क्या करते हैं -1 रेज़ टू पावर 3 + 1 करेंगे, वो क्या आएगा 4, यानी कि -1 की इवन पावर आ गई तो क्या लेना है 1, ठीक है, तो वो आ गया आपका 1 किससे प्रोडक्ट होगी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया तो किसकी मल्टीप्लाई होगी 9 की और 3 की, 7 की और 5 की, ये क्या आएगा 27 - 35, ठीक है, क्या आ गया आपके पास -8, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आपके पास C32 किसके इक्वल आएगा C32 ये पोजीशन है, यानी कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ना है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो 9 की और 1 की मल्टीप्लाई होगी और आपके पास 2 की और 5 की होगी, ठीक है, और किसमें की थी हमने 9 की, यहाँ पर C21 ये छोड़ दिया है तो हाँ यहाँ पर भी था, ठीक है। C32 में क्या आएगा ये पोजीशन है, यानी कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी 9 और इसकी करेंगे तो 10, 9 - 10 -1, ठीक है, और ये पोजीशन कौन सी है 3 + 2 क्या आएगा 5, -1 रेज़ टू पावर 5 करूंगा तो क्या आएगा नेगेटिव, इसका मतलब क्या आएगा -1 इंटू आपके पास क्या आने वाला है 1 की और 9 की 9 - 10 आपके पास -1, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा 1, C32 आपके पास क्या आ चुका है 1। C33 क्या आएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ना है, 3 + 3 करूंगा तो 6 आएगा, -1 रेज़ टू पावर 6 यानी कि पॉजिटिव, यानी कि 1 आ गया, और थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया तो किसकी मल्टीप्लाई इसकी माइनस इसकी और इसकी करेंगे तो 7, माइनस में आपके पास क्या है 6, ये क्या आ गया 1, ठीक है, तो C33 1 आ गया। अब क्या करना है आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होगा जो भी आपकी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स आएगी उसका आपको क्या करना है ट्रांसपोज करना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है आपके पास C11 की वैल्यू क्या है 3 है, C12 की वैल्यू क्या है 21 है, C13 की वैल्यू क्या है -17 है, C21 की वैल्यू क्या है 1 है, C22 की वैल्यू क्या है -12 है, C23 की वैल्यू क्या है 7 है, C31 की वैल्यू क्या है -8 है, और C32 की वैल्यू क्या है 1 है, और C33 की वैल्यू क्या है 1 है। ये आपके पास क्या है कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कोफैक्टर्स है ना, एक एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग एक कोफैक्टर आएगा, उन सब के कोफैक्टर्स निकाल लिए, इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं सबके कोफैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। अब उन कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स आ गई आपके पास, ठीक है, इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज ले दूं तो वो क्या बन जाएगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा आपके पास, इसका अगर ट्रांसपोज लूं यानी कि फर्स्ट रो को क्या बनाना है फर्स्ट कॉलम 3 21 - 17, ठीक है,
सेकंड रो को क्या बनाना है, सेकंड कॉलम, यानी कि 1 -12 और 7, ठीक है। थर्ड रो को क्या बनाना है, थर्ड कॉलम, -8 1 1। ये आपके पास क्या आएगी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, जहां पर ए मैट्रिक्स क्या थी आपके पास, ये वाली जो दी हुई है 1 3 5 2 7 9 एंड 3 2 3, ये आपके पास कोई भी 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स थी, इसका एडजॉइंट आपने ये निकाल लिया, ठीक है। ये -1 की पावर जो था, इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है, फिर अल्टरनेट पोजीशन पे नेगेटिव पॉजिटिव लेके चलना है, यानी कि फर्स्ट पे पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, यानी कि 1 ले लिया, 1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, इसके कोफैक्टर से, इसका कोफैक्टर हो गया 7 × 3 -9 × 2, ठीक है, ये आ गया आपके पास 3। नेक्स्ट फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पर जाएंगे, क्या लेना है, नेगेटिव, फर्स्ट पे क्या लिया था पॉजिटिव, सेकंड पे क्या लिया, नेगेटिव, थर्ड पे फिर से पॉजिटिव, फोर्थ पे नेगेटिव, फिफ्थ पे पॉजिटिव, सिक्स्थ पे नेगेटिव, फिर एक छोड़ के एक पर नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे चलना है, शुरू आपने पॉजिटिव से करना, ठीक है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का जब कोफैक्टर निकालेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करनी है, सेकंड का निकालेंगे उसकी मल्टीप्लाई -1 से करनी, ठीक है, और थर्ड की निकालेंगे उसका 1 से करेंगे, फोर्थ का -1 से, फिफ्थ का 1 से, सिक्स्थ का आपका -1 से, ठीक है। तो अल्टरनेट पोजीशन पे आपको माइनस प्लस इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट पोजीशन पे आपको हमेशा जो A11 पोजीशन है इसकी पॉजिटिव से शुरू करनी है, और फिर एक एक नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चलना है। आपको अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है कि -1 की पावर क्या कर रहे हैं ये हर बार, तो इसे आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं C11 के साथ। आपको पता है कि 2 आपका इवन है, पॉजिटिव ही आएगा, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट के केस में आपने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड के केस में क्या किया, -1 से कर दिया, थर्ड के केस में क्या किया, 1 से कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये -17 1 से करने के बाद आया, थर्ड क्या है आपका ये है, ठीक है, और ये क्या है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और ये -21, ये -1 से मल्टीप्लाई करने की वजह से माइनस नहीं है, ये जो डिटर्मिनेंट है इसका यही आपका क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये था फोर्थ में आपने क्या कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 1 से, इसमें फिर से -1 से, इसमें 1 से, इसमें -1 से, इसमें 1 से, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की। फर्स्ट है आपके पास कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई एन, जहां पर ए आपकी क्या है, एन ऑर्डर की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आई एन क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। और ये किसको डिनोट कर रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास, अगर कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो उसके लिए हमेशा क्या ट्रू होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, और विच इज फर्दर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, अगर ए आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपके पास नॉन जीरो है, तो आपके पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए है उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, ए डिटर्मिनेंट रेज़ टू पावर n-1 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर आपके पास क्या है, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1 के इक्वल आएगा, ठीक है। थर्ड आपके पास क्या है, अगर ए आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है, उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, अगर ए ही आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है, ए का डिटर्मिनेंट क्या है, 0, ठीक है। और ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 है, तो इस इक्वेशन से अगर मैं देखूं तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, ए का डिटर्मिनेंट 0 रख दिया, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स से करूंगा तो क्या कर देगा, पूरी मैट्रिक्स को ही 0 मैट्रिक्स कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, साइड में 0 मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ए मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स दोनों की प्रोडक्ट क्या है आपके पास, दो मैट्रिक्स हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, दोनों की प्रोडक्ट आपकी क्या आ रही है, 0 मैट्रिक्स, ए जहां पर क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती तो ए आपकी 0 मैट्रिक्स ही हो जाती, ठीक है। लेकिन ए क्या ली है हमने, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर का मतलब ये नहीं है कि ए एक 0 मैट्रिक्स है, ए का सिर्फ डिटर्मिनेंट 0 है, ठीक है। 0 मैट्रिक्स में और सिंगुलर मैट्रिक्स में फर्क है, ठीक है। आपकी हर एक सिंगुलर मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स नहीं होगी, लेकिन 0 मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है, क्योंकि 0 मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट लोगे तो 0 ही आएगा, लेकिन एक नॉन 0 मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, ठीक है। यानी कि अगर ए का डिटर्मिनेंट आपको 0 दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0,
देन आपके पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट भी फिर क्या आने वाला है, 0 ही आएगा, अगर ए आपका क्या है, ए का डिटर्मिनेंट 0 है तो। ठीक है। फोर्थ आपके पास कि अगर ए आपकी नॉन सिंगुलर है, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का यानी कि 2 बार एडजॉइंट लूं और उसका डिटरमिनेंट पूछूं तो वो क्या होगा, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर क्या था, एक बार जब एडजॉइंट था तो क्या था, उसका डिटरमिनेंट देखते थे क्या आता था, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1। ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, 2 बार एडजॉइंट, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। यानी कि एक बार ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिया, फिर जो मैट्रिक्स आई एडजॉइंट ऑफ ए उसका फिर से एडजॉइंट लिया। ठीक है। और उसका अगर डिटरमिनेंट निकालूं तो किसके इक्वल होगा, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर। ठीक है। अगर ये k टाइम्स एडजॉइंट लूं, यानी कि फिफ्थ आपके पास क्या है कि एडजॉइंट इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए, अगर ये क्या है, ये जो एडजॉइंट है ये आपका क्या है, k टाइम्स है, और इसका आपसे डिटरमिनेंट पूछा हुआ है तो ये किसके इक्वल होगा, ए डिटरमिनेंट रेज टू पावर n-1 और n-1 की पावर क्या आएगी, k। ठीक है। ये आपके पास क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ दिस, अगर आपके पास k टाइम्स डिटरमिनेंट लिया हुआ हो, एडजॉइंट लिया हुआ तो। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यही लिख देते हैं, क्या है, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and k is any scalar, then adjoint of k times of a किसके इक्वल होगा, k रेज टू पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा। ठीक है। यानी कि आपके पास क्या है कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ है और ये पूछ लिया कि एडजॉइंट ऑफ जो नई मैट्रिक्स आई है उसका एडजॉइंट क्या होगा आपके पास, तो वो किसके इक्वल होगा, k रेज टू पावर n-1 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, जहां पर n क्या है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है। जो आपको गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है n। ठीक है। तो आपके पास के ए का एडजॉइंट किसके इक्वल होगा, k रेज टू पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा। ठीक है। यहां से आपने क्या देखा कि अगर ए आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि ए का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट भी क्या आ रहा है, नॉन जीरो। ठीक, कैसे, क्योंकि जो ए का डिटरमिनेंट था उसी की कुछ पावर की है ना। ठीक है। तो ये भी क्या आएगा, नॉन जीरो ही आएगा। ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिंगुलर है तो जो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा वो भी क्या आएगा, नॉन सिंगुलर। और अगर जो मैट्रिक्स आपकी वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी कैसी होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगी। क्योंकि क्या होता है, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट भी क्या आता है, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि ए और एडजॉइंट ऑफ ए दोनों एक साथ ही सिंगुलर और नॉन सिंगुलर होंगी। ठीक है। अभी आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल था, ए डिटरमिनेंट इंटू आई एन के इक्वल था। ठीक है। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहूँ क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। यानी कि अगर मैं ये निकालना चाहूँ ये किसके इक्वल होगा, तो वो कैसे निकाल सकता हूँ, इस इक्वेशन के अंदर ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए पुट कर देता हूँ। ठीक है। इसमें क्या कर दिया, ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया, तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इंटू आई एन, यही आएगा ना। ठीक है। अब क्या करूं, इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड ए से प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है। क्या जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यहां पर भी क्या कर दिया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ये डिटरमिनेंट है, ये क्या आएगा, एक नंबर आएगा। ठीक है। स्केलर होगा। डिटरमिनेंट क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, कोई भी नंबर आता है। ठीक है। या कोई एक्सप्रेशन आती है। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो किस टाइप के हैं। अगर वेरिएबल्स हैं तो एक्सप्रेशन आ जाएगी, और अगर नंबर्स हैं तो आपका डिटरमिनेंट क्या आता है, एक नंबर ही आता है। ठीक है। तो
ये क्या लिख सकता हूँ मैं, ए की मल्टीप्लाई ये किसके साथ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, और किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करें तो क्या आता है, वही मैट्रिक्स, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटू ए लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपके पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये किसके इक्वल होता है, ये जो लिखा हुआ है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ए डिटर्मिनेंट इंटू आई एन के इक्वल। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख दिया, ए डिटर्मिनेंट इंटू आई एन। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में क्या है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए ये है, और ये किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अभी अभी निकाला था, अगर ए नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, ए डिटरमिनेंट रेज टू पावर n-1। ठीक है, ये क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, इसकी जगह ये लिख दूं, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 इंटू ए। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर भी ए डिटरमिनेंट है, यहाँ पर ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 है, दोनों साइड अगर ए डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दूं, प्रोवाइडेड आपका ए डिटरमिनेंट कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, क्योंकि क्या लेकर चल रहे हैं, ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ए डिटरमिनेंट से अगर डिवाइड करूँ तो यहाँ से कैंसिल, और इस साइड इसके नीचे आ जाएगा ए डिटरमिनेंट। ये क्या है, आई एन कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और एडजॉइंट ऑफ ए ये भी क्या आती है, एक मैट्रिक्स ही आती है ना। ठीक है, और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसी ऑर्डर की अगर किसी मैट्रिक्स से करूं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, तो ये आई एन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या आएगा, यही मैट्रिक्स आएगी, आई एन की प्रोडक्ट अगर इससे करूंगा तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए जो हमें चाहिए था, किसके इक्वल आ गया, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट। ठीक है, डिवाइड में है तो एक पावर कम हो जाएगी ऊपर से, यानी कि क्या हो गया, ए डिटरमिनेंट की पावर n-2 इंटू ए, यही आपका क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, जहां पर ए आपका कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस केस में आपके पास क्या आएगा, ये एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट की ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, एक प्रॉपर्टी है आपके पास कि एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट जनरली इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, ये आपका जनरली इक्वल नहीं होता कि कोई भी दो मैट्रिक्स का सम है और उसका आपको एडजॉइंट लेना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों का अलग अलग एडजॉइंट निकाल के उन दोनों का सम करते हैं तो वो उसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट के केस में ऐसा पॉसिबल है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जैसा आपके पास ट्रांसपोज के अंदर होता है कि ए बी की प्रोडक्ट का अगर आपको ट्रांसपोज लेना हो तो किसके इक्वल आता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। तो एडजॉइंट के अंदर भी आपका रिवर्सल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉलो होगा। क्या होगा कि दो मैट्रिक्स की अगर प्रोडक्ट है और उसका एडजॉइंट आपको लेना है तो वो किसके इक्वल आएगा, जो पोस्ट फैक्टर है पहले उसका एडजॉइंट, मल्टीप्लाई में आपके पास क्या होगा, जो प्री फैक्टर है उसका एडजॉइंट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये सब हमने लिख दी हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज आपको निकालना है तो वो किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए पता है और आपसे पूछा हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो एडजॉइंट ऑफ ए है उसका ट्रांसपोज कर दो, वही क्या आएगा आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स पॉसिबल होगा, वैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये क्या है, कोई भी एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन इज said to be inverse of A if and only if क्या हो आपके पास,
ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन ओ, ठीक है। यानी कि ए की बी की प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, बी की और ए की प्रोडक्ट के इक्वल, और ये दोनों प्रोडक्ट किसके इक्वल होने चाहिए, आई एन के इक्वल, जहां पर आई एन क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। क्योंकि क्या है, ए और बी भी किस ऑर्डर की थी, एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स थी, ठीक है। ए को क्या दिया हुआ था, एन ऑर्डर की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी को भी क्या होना पड़ेगा, एन ऑर्डर की ही होना पड़ेगा। अगर ये प्रोडक्ट आपकी एग्जिस्ट तभी करेगी जब आपका बी भी एन ही ऑर्डर का होगा, तभी ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर सकती है, अदरवाइज ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो क्या होगा, आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो उसका इनवर्स क्या होगा, एक दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स, या हो सकता है ये खुद का इनवर्स हो सकती है, आगे पढ़ेंगे कि ऐसी मैट्रिक्स जो खुद का ही इनवर्स हो तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। क्या है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई एन ओ, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है ए के लिए तो आपके पास वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। ऐसे ही बी के लिए जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, ए, और ए के लिए इनवर्स क्या होगा, बी। यानी कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, यूनिक। ए का इनवर्स अगर बी है तो बी का इनवर्स क्या होगा, आपके पास ए होगा, ठीक है। क्योंकि बी के लिए भी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि बी ए किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल, और ये दोनों प्रोडक्ट किसके इक्वल हैं, आई एन के इक्वल। तो इसी डेफिनेशन से क्या कह सकते हैं कि ए बी का इनवर्स है और बी किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इनवर्स। अब ये एग्जिस्ट कब करेगी, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट, क्या है आपके पास, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करे जिसके लिए आपके पास ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन हो जाए तो बी को क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट कब करेगी, इस कंडीशन के अंदर आप कहेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके तो इनवर्स की बात ही मत करो, ठीक है, क्योंकि उसका इनवर्स डिफाइन ही नहीं होता, ठीक है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस केस में भी पॉसिबल है कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स आप ना बता पाएं, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स कैसी होती हैं, जो सिंगुलर मैट्रिक्स हो, जिनका डिटरमिनेंट जीरो हो, उन मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और जिनका डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो है, सिर्फ उन्हीं स्क्वायर मैट्रिसेस का आपके पास क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है और आपसे पूछा हुआ है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है तो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ए का डिटरमिनेंट निकालना है। अगर वो जीरो है तो आपके पास सीधा सीधा आंसर है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर नॉन जीरो डिटरमिनेंट है तो आपको इनवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वो बता ही दिया है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दी हुई है कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के एक से ज्यादा इनवर्स नहीं होंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, यूनिक होगा, किसी भी मैट्रिक्स के एक से ज्यादा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, ठीक है। अभी बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो किसके इक्वल होगा। थर्ड क्या है कि इफ इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट देन, इससे डिनोट करेंगे ए इनवर्स से, इस तरह लिखेंगे ए इनवर्स को, किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट, ठीक है। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं हम कि ए डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ए डिटरमिनेंट जीरो हो जाए तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई जीरो हो गया, यानी कि 1/0 से एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई कर दी, और 1/0 आपके पास क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। तो किसी भी मैट्रिक्स को इन्फिनिटी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स बता सकते हो आप क्या आएगी, नहीं बता सकते, मतलब ए इनवर्स इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ए डिटरमिनेंट अगर जीरो हो गया तो आपका ये जो मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है।
तो ए डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो होगा तभी आपकी क्या होगी, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, क्या है, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन सच दैट, क्या हो आपके पास, ए बी की प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल, एंड ए डिटरमिनेंट आपको दिया हो कि नॉन जीरो। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए और बी दो कोई भी एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और ए बी की प्रोडक्ट आपको दे दी कि जीरो है। ठीक है, और एक और कंडीशन दे दी कि ए का जो डिटरमिनेंट है वो क्या है, नॉन जीरो। ठीक है, तो आपके पास इस कंडीशन से आप क्या बोल सकते हो कि देन b इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि b क्या होगी, कि जीरो मैट्रिक्स होगी। उसी केस में आपका ए बी की प्रोडक्ट जीरो हो सकती है अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको नॉन जीरो दिया हुआ है तो। ठीक है, क्यों होगा कि मान लो आपको दे दिया कि ए बी की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, जीरो, और आपको दिया हुआ है कि ए का डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, ए का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो हमारे पास क्या है कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स ए है अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि ए इनवर्स आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स से अगर इस इक्वेशन के दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास, ए इनवर्स, और यहाँ पर क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू जीरो मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये तो जीरो एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स इंटू जीरो मैट्रिक्स, थोड़ी बड़ी लिख देते हैं मैट्रिक्स के लिए, ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी किसके इक्वल है, ए इनवर्स इंटू जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो हमेशा क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, तो इस साइड किसी से मल्टीप्लाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो मैट्रिक्स ही रहेगी। ठीक है, इस साइड क्या है, आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स से प्रोडक्ट करें तो किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। अभी क्या था कि बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए इफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, आई एन इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, और बी की जगह हमने क्या लिया है, ए इनवर्स। ठीक है, बी क्या होता था यहाँ पर, ए इनवर्स ही होता था ना, यानी कि ए इनवर्स की और ए की अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके इक्वल आना चाहिए, आई एन के इक्वल, यानी कि एन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, आई एन इंटू बी किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल, और आई एन की और बी की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, बी ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करूं तो वही मैट्रिक्स आती है ना। ठीक है, तो बी किसके इक्वल आ गया, यहाँ से जीरो मैट्रिक्स के इक्वल, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्या होगा अगर कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं एन ऑर्डर की जहां पर ए बी की प्रोडक्ट आपको जीरो दी हुई है और क्या दिया हुआ है कि उनमें से एक का डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, तो जो दूसरी मैट्रिक्स बच गई वो आपकी क्या हो जाएगी, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी उस केस में। वैसे ये ट्रू नहीं होता, अगर आपको ये चीज नहीं दी होती कि ए डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो है तो आप नहीं कह सकते थे कि ए जीरो होगी या फिर बी जीरो होगी। इनमें से दोनों की दोनों नॉन जीरो होने के बावजूद भी इनकी प्रोडक्ट क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करा तो उसके अंदर ये एग्जांपल दिया भी था कि अगर आपके पास मान लो कि 0 1 0 1, ये क्या मान ली मैंने, ए मैट्रिक्स मान ली। ठीक है, बी मैट्रिक्स मैंने क्या मान ली, 1 0 0 0, ये मैट्रिक्स क्या मान ली मैंने, बी मैट्रिक्स मान ली। तो ए की और बी की अगर प्रोडक्ट करूंगा तो अब क्या आएगा मेरे पास, ए इंटू बी किसके इक्वल आएगा, कैसे करते हैं, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई जब फर्स्ट कॉलम के साथ करूंगा तो क्या आएगा, जीरो की मल्टीप्लाई 1 के साथ और 1 की जीरो के साथ, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया आपके पास, जीरो। ठीक है, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करूंगा तो फिर से क्या आएगा, जीरो। सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करूंगा तो क्या आएगा, जीरो। थर्ड रो सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करूंगा तो फिर से क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, ए बी की प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, ए बी की प्रोडक्ट क्या आ गई, जीरो, लेकिन ना तो ए जीरो है और ना ही आपके पास क्या है, बी जीरो है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पर ए का डिटरमिनेंट भी जीरो है और बी का डिटरमिनेंट भी जीरो है। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, दो ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, क्या होगा, 1 की और 0 की करूंगा मल्टीप्लाई, क्या आएगा, जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, यानी कि इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा आपके पास, जीरो। इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो एक पूरी कॉलम जीरो है इसके अंदर, और किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई रो या कोई कॉलम जीरो हो जाए, यानी कि सभी एंट्री उस कॉलम के अंदर जीरो हो या किसी रो के अंदर सभी एंट्री जीरो हो, तो वो डिटरमिनेंट आपका क्या होता है, जीरो। प्रोडक्ट करके देखेंगे तो भी यही आएगा, इसकी प्रोडक्ट करूंगा तो जीरो आएगी, माइनस में जीरो आपके पास किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। यानी कि ए और बी का अगर दोनों का डिटरमिनेंट जीरो है तो ए और बी दोनों नॉन जीरो होने के बावजूद भी उनकी प्रोडक्ट क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। लेकिन अगर एक का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है और उन दोनों की प्रोडक्ट जीरो दी हुई है तो फिर आप कह सकते हैं कि जो सेकंड मैट्रिक्स बच गई वो आपकी क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास
अगर किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट ए और बी कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और उनकी प्रोडक्ट आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, तो अगर उस प्रोडक्ट में उनका ऑर्डर रिवर्स कर दूं तो भी आपकी क्या बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगी, ठीक है। यानी कि आपको अगर क्या दिया हुआ है कि ए बी की प्रोडक्ट आपको क्या दे दी कि आई एन दे दी, ए और बी क्या है, एन ऑर्डर की कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, किन्हीं भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रोडक्ट अगर आपको क्या दी हुई है आई एन, तो उनका ऑर्डर अगर चेंज कर दूं तो भी क्या रहेगा आपके पास, आई एन ही आएगा, ठीक है। यानी कि ए बी की प्रोडक्ट अगर आई एन आ रही है तो बी ए की प्रोडक्ट भी आपके पास क्या आने वाली है, आई एन, ठीक है। कैसे आएगी कि बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई भी मैट्रिक्स बी है उसको क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो भी यही रहेगा, यानी कि क्या लिख दिया मैंने इसको, आई एन इंटू बी लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या लिख दिया, आई एन इंटू बी, आई एन इंटू बी क्या, वो लिख लो, बी एन बी इंटू आई एन, ठीक है। पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या लिख दिया, बी को क्या लिख दिया मैंने, बी इंटू आई एन लिख दिया, बी की मल्टीप्लाई किससे कर दी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन से कर दी, बी इंटू आई एन लिख सकता हूँ क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही मैट्रिक्स रहेगी, बी इक्वल टू ये आ गया, आई एन आपको दिया हुआ है कि ए बी की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, आई एन के इक्वल, इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, यानी कि बी इंटू ए बी, ये आ गया, ठीक है। आपको पता है कि मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसी होती है, एसोसिएटिव होती है, ठीक है। यानी कि अगर इस तरह लिखी हुई है तो ये किसके इक्वल होगी, बी ए, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। इस साइड अगर लेकर आऊँ, ये क्या है, ये राइट साइड को अगर लेफ्ट साइड लेकर आऊँ, बी के इक्वल है ये, इसको इस साइड लेकर आऊँगा तो क्या आएगा, बी माइनस बी ए इंटू बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या करूँ, बी क्या कर सकता हूँ, दोनों में से कॉमन ले लिया बी, यानी कि क्या होगा, ये क्या बचेगा, इसे b इंटू आई एन लिख लो या फिर आई एन इंटू बी लिख लो, पोस्ट फैक्टर को हमने क्या ले लिया है कॉमन, आई एन इंटू बी लिख लिया, इसको b को आई एन इंटू बी लिख सकता हूँ, दोनों में से पोस्ट फैक्टर को क्या ले लिया कॉमन, ठीक है। यानी कि b बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, आई एन माइनस बी ए, यही बचेगा, और इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से देखो, दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट आपको जीरो दी हुई है, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट आप ये जो फैक्टर है इसको अगर मैं जीरो शो कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, बी ए इक्वल टू आई एन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको जीरो शो कब करूंगा, अभी अभी किया था कि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट अगर जीरो है और उनमें से एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो आपके पास जो सेकंड फैक्टर होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली जीरो ही होगा। यानी कि अगर मैं ये दिखा दूं कि बी का डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो है तो मैं इजीली लिख सकता हूं कि आई एन माइनस बी ए किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल, ठीक है। तो बी का डिटरमिनेंट नॉन जीरो कैसे दिखा सकता हूं, आपको दिया हुआ है कि ए बी की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, आई एन के इक्वल। जब हमने डिटरमिनेंट किया तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी थी कि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट अगर आपको निकालना है, यानी कि ए बी की प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है, ए बी किसके इक्वल है, आई एन के इक्वल, ठीक है। यानी कि ए बी का डिटरमिनेंट अगर निकालूं तो किसके इक्वल आएगा, ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट, और विच इज इक्वल्स टू, अगर ये प्रोडक्ट आई एन के इक्वल है तो क्या आएगा, आई एन का डिटरमिनेंट, ठीक है। ये क्या होता है, वन, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया कि ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, वन के इक्वल, ठीक है। और ये क्या है, ये भी एक नंबर है, ए का डिटरमिनेंट क्या है, एक नंबर आएगा, बी का डिटरमिनेंट भी क्या आएगा, एक नंबर आएगा। दो रियल नंबर्स की प्रोडक्ट अगर आपके पास वन आ रही है, ठीक है, वन क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है ना, तो दो रियल नंबर्स की प्रोडक्ट एक नॉन जीरो नंबर है, तो क्या उनमें से कोई भी एक नंबर जीरो हो सकता है, अगर इनमें से कोई भी एक नंबर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इनकी प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, जीरो, लेकिन इनकी प्रोडक्ट तो क्या आ रही है, वन। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों के दोनों कैसे हैं, नॉन जीरो, यानी कि ए का डिटरमिनेंट भी कैसा होगा, नॉन जीरो, और बी का डिटरमिनेंट भी आपके पास कैसा होगा, नॉन जीरो। हमें क्या चाहिए, ये प्रूव करना था कि बी का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। यहाँ से अगर बी का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है और इन दोनों की प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब ये क्या इंप्लाई करेगा कि आई एन माइनस बी ए, आई एन माइनस बी ए किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। जीरो यहाँ पर क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, रियल नंबर जीरो नहीं है, ये किसको डिनोट कर रहा है, जीरो मैट्रिक्स को, ठीक है। आई एन माइनस बी ए किसके इक्वल है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल। इसका मतलब इसको अगर उस साइड लेकर जाऊंगा तो आई एन किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स प्लस बी ए, ठीक है। और जीरो मैट्रिक्स की सभी एंट्रीज जीरो हैं, अगर बी ए की हर एक एंट्री के अंदर अगर जीरो ऐड कर दूं तो क्या रहेगा, बी ए ही रहेगी ना, तो ये क्या आ गया, आई एन किसके इक्वल आ गया, बी ए के इक्वल आ गया, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था कि अगर ए बी की प्रोडक्ट आई एन दी हुई है तो बी ए की प्रोडक्ट भी क्या आएगी, आई एन ही आएगी, ठीक है। ये था आपके पास। अगर जैसे आपका एडजॉइंट के अंदर होता है कि दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट है, उसका अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ पोस्ट फैक्टर इनटू एडजॉइंट ऑफ प्री फैक्टर। तो उसी तरह से आपके पास क्या आएगा, ये भी आएगा इनवर्स भी,
क्या आया था आपके पास कि अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना था तो वो किसके इक्वल आया था, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल आया था। ठीक है, तो उसी तरह से आपके पास क्या होगा, अगर ए बी का आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, तो किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, इसी से आ जाएगा, क्योंकि ए बी का अगर इनवर्स निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, इसी के इक्वल होगा ना। इनवर्स की क्या डेफिनेशन बताई थी, किसी भी मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अगर ए बी का इनवर्स निकालना तो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, यानी कि क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल। ठीक है, डिवाइड में आपके पास क्या आएगा, ए बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, ये क्या है, नंबर्स हैं, कॉम्यूटेटिव होंगे। ठीक है, रियल नंबर्स की प्रोडक्ट तो कॉम्यूटेटिव होती है ना, तो इसको बाद में लिख लो चाहिए, ये का डिटर्मिनेंट, ये क्या आएगा आपके पास, बी इनवर्स, और ये क्या आएगा आपके पास, ए इनवर्स, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ गया ए बी का इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास, इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा आपके पास, अगर ए आपके पास क्या दी हुई है, नॉन सिंगुलर दी हुई है, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नॉन सिंगुलर दी हुई है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे क्या पूछा हुआ है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछा हुआ है और आपको सिर्फ क्या दिया हुआ है, ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ए इनवर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। ठीक है, अगर आपको ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ये किसके इक्वल होता है, ए के इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि क्या है, अगर आपको ए का इनवर्स पता है बाई चांस और आपसे पूछा हुआ है कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होगा, तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए के इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, अगर आपसे एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स पूछा हुआ है तो वो किसके इक्वल होगा, क्या पूछ लिया कि एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी एक मैट्रिक्स आती है ना, इसका अगर इनवर्स पूछा हुआ है तो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के इक्वल। अगर आपको ए का इनवर्स पता है तो उसका इनवर्स निकाल लीजिए और क्या कर दें, उसका एडजॉइंट लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए के इनवर्स के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये थे आपकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। आज की वीडियो में इतना ही, एडजॉइंट और इनवर्स के बारे में जितना भी था वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।